टमाटर बेचकर करोड़ों कमा रहे हैं। तेलंगाना के किसान बी महिपाल रेड्डी टमाटर बेचकर करोड़पति। एक कहावत आपने सुनी होगी, रात भर चले अढ़ाई कोस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, पूरी ज़िंदगी आपने मेहनत की, मगर आपको मिला क्या? कुछ नहीं। आप रात भर चले सिर्फ अढ़ाई कोस। वही स्थिति अभी किसानों की हो रही है। किसानों की स्थिति ये है कि वो पूरी ज़िंदगी काम करते रहता है और पूरी ज़िंदगी उसकी काम करते करते चले जाती है, मगर वह आज जहाँ पर खड़ा हुआ है उसकी औलाद भी उसी जगह पर उसके आने वाले भविष्य में खड़ी होती है। यानी उसके पास ना आज कुछ है और ना ही उसके बाल बच्चों के पास भविष्य में कुछ होने वाला है, क्योंकि वो इतना ही कमा पाता है जिससे कि उसकी ज़िंदगी चल सके, बल्कि चल क्या सके, कर्जों के बीच चलते रहती है, झूलती रहती है, कभी इधर तो कभी उधर। आज इस वीडियो में हम किसानों की परेशानी के 3 कारण यानी कि 3 दुश्मनों के बारे में जानकारी लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वो हमें कैसे नुकसान पहुंचाते हैं और हमें उसके लिए क्या रणनीति बनानी पड़ेगी, इसके बारे में हम विचार करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। यदि इस वीडियो पर जो भी आपको जानकारी दी जाती है, यदि वो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। हम एक मुहिम अभी चला रहे हैं, हम एक जागरूकता किसानों के बीच में फैला रहे हैं कि आपका हित कौन करने वाला है, आपका हित कैसे हो सकता है। आप कमेंट के माध्यम से सुझाव और सलाह दे सकते हैं कि हमें भी जानकारी हो सके और अन्य किसान भाई जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी कुछ राहत मिल सके, कुछ सलाह मिल सके, ताकि वो भविष्य में कुछ कर सकें। सबसे बड़ा दुश्मन अभी के समय पर वो है भारतीय मीडिया। भारतीय मीडिया यानी आप जो न्यूज़ चैनल देख रहे हैं, जो समाचार पत्र देख रहे हैं, यहाँ तक कि कुछ हमारे यूट्यूबर भाई भी वही कर रहे हैं। जैसे कि वो सफलता की कहानी बताते रहते हैं कि फलाने किसान ने इतने रुपए कमाए। अभी आपने देखा होगा टीवी में बहुत चला कि 13 करोड़ रुपए कमाए किसान ने टमाटर की फसल से, लेकिन उसने पिछले 3 सालों से जो घाटा खाया उसका उन्होंने जिक्र भी नहीं किया। किसी भी विषय का एक पक्ष भी होता है और एक विपक्ष भी होता है, यानी उसकी अच्छाइयाँ भी होती हैं और उसकी बुराइयाँ भी होती हैं। न्यूज़ चैनल में अगर हम देखें तो जैसे ही टमाटर के थोड़े से रेट बढ़ते हैं, जैसे ही प्याज के थोड़े रेट बढ़ते हैं, तो बिल्कुल आपको वही न्यूज़ मिलेगी। लोगों को ऐसा दिखाया जाता है कि बहुत टमाटर के रेट बढ़ गए हैं, किसान बहुत पैसे कमा रहा है। लोग जो देख रहे हैं उनके मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? उनके मन पर यही प्रभाव पड़ता है कि सब्जी का जो किसान है या फिर जो अनाज वर्गीय किसान, ये बहुत पैसे कमा रहा है, उसको बहुत पैसे मिल रहे हैं, ये बेवजह ही रोते रहता है। तो सबसे बड़ा जो दुश्मन है अभी के समय पर ये है मीडिया तंत्र। कहते हैं कि जादूगर के शो में आपको वही दिखता है जो जादूगर दिखाना आपको चाहता है। स्थिति अभी यही है भारतीय मीडिया की। तो ये सबसे बड़ा जिम्मेदार कारण है किसानों की बर्बादी के लिए और इसमें सुधार होना बहुत ही आवश्यक है। अब वो कैसे होगा आप हमें कमेंट के माध्यम से लिखें, ताकि हम भी समझ सकें और अन्य किसान भाई भी समझ सकें कि क्या स्थिति होने वाली है, उसके सुधार के लिए हम क्या कर सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे पॉइंट को। दूसरा पॉइंट है सरकारी नीति। जब सरकार ही हमारे किसानों के खिलाफ में है तो आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हम जानते हैं कि कौन कौन सी नीतियाँ ऐसी हैं जो कि हमारे विपक्ष में है। बिल्कुल आप देखें एमएसपी सरकार निर्धारित नहीं करना चाहती। अरे मैं कहता हूँ कम से कम एमएसपी तो निर्धारित होनी चाहिए। न्यूनतम एक ऐसी स्थिति आनी चाहिए कि वहाँ से नीचे सब्जियाँ ना बिके। टमाटर हम देखते हैं कि कभी 200 रुपये किलो बिकता है तो कभी 2 रुपये किलो भी नहीं पूछ रहा उसको कोई। तो ऐसी स्थिति एक बन जाए कि किसान जिंदा रह सके। जो रेट वो 200 रुपये वाले हैं वो रेट एक विशेष समय, एक विशेष स्थिति और एक विशेष स्थान के लिए होता है। पूरे हिंदुस्तान का किसान उस समय पर टमाटर नहीं उगा सकता है। कुछ विशेष स्थान ऐसे हैं जो ठंडे प्रदेश है हमारे, वही किसान वहाँ के उस टमाटर को उस समय पर उत्पादित कर सकते हैं। आप कहीं सोचें कि राजस्थान का किसान, दिल्ली का किसान, पंजाब का किसान, मध्य प्रदेश का किसान, छत्तीसगढ़ का किसान मई के महीने में टमाटर का उत्पादन कर ले तो संभव नहीं है। वैसा माहौल ही नहीं है, वैसा टेम्परेचर ही नहीं है, वैसा क्लाइमेट ही नहीं है कि हम टमाटर उत्पादित कर सकें उस समय पर। न्यूनतम एमएसपी तो निर्धारित होनी चाहिए कि इससे नीचे आपका माल जो है नहीं बिकेगा। अभी के समय पर उर्वरक नीति जो है इतनी बदतर हो चुकी है हिंदुस्तान में कि कुछ पूछिए। कुछ भी ले लें, डीएपी ले लें, यूरिया ले लें, आपको सिंगल नहीं मिलेगी। उसके साथ में जो अन्य घटिया उत्पाद हैं वो आपको जरूर मिलेंगे। जिंक मिलेगी उसके साथ में, आपको सल्फर की आवश्यकता है ही नहीं अभी।
आपकी खेत की बोनी हो चुकी है, आपको सल्फर बेंजोएट की मात्रा लगने ही नहीं वाली है, दानेदार किसी भी चीज़ की मात्रा आपको लगने ही वाली नहीं है, लेकिन आपको वो लेना पड़ेगा यदि आपको डीएपी या फिर यूरिया चाहिए है तो। उसको हमारी भाषा में कहते हैं दहेज। दहेज आपको लेना ही पड़ेगा, तब आपको जाके कहीं यूरिया या डीएपी मिल पाएगी। दूसरी जो नीति है वो है सरकारी कृषि उपज मंडी की नीति। आप देखते हैं, कहने को तो किसान वहाँ पर जाएगा और माल लेके अपना, और इसके बाद वहाँ पर व्यापारी आएंगे और बोली लगाएंगे और ख़रीद के चले जाएंगे और किसानों को अच्छा दाम मिलेगा। ऐसा कुछ होता नहीं है, किसानों के लिए कुछ नहीं है वहाँ पर, व्यापारियों की मनमानी है, व्यापारियों का संगठन है, किसानों का संगठन तो वहाँ भी नहीं है। सबसे बड़ा जिम्मेदार पॉइंट यही है कि इस किसानों का संगठन नहीं है, व्यापारियों का संगठन है। वो चाहेंगे कि आज हम 2,000 रुपये कुंटल मक्का से ऊपर नहीं खरीदेंगे, एक बना लेते हैं स्लैब वो कि भाई आज हमें इससे ऊपर नहीं खरीदना है, तो कोई भी व्यापारी उससे ऊपर बोली लगाएगा ही नहीं। अब लगाएगा ही नहीं तो फिर आपका माल कैसे तेज बिकेगा? ये स्थिति हो चुकी है मंडियों की। वहीं सब्जी मंडी की हम बात करें, सब्जी मंडी में ऐसा ही है, 8% से 10% तक कमीशन लगता है हमें। माल ले जाता है किसान, आप बताइए किसान ले जाके वहाँ रख सकता है क्या और खुद बेच सकता है क्या? नहीं बेच सकता, बिना अड़ेती के यहाँ ले जाए और बिना कमीशन दिए, उसको कमीशन देना ही पड़ेगा। जैसे ही हमारा प्रोडक्शन घटता है, रेट कुछ बढ़ते हैं, किसानों को कुछ मिलते हैं। अभी जैसे टमाटर की स्थिति हुई, सरकार ने नेपाल से टमाटर आयात करवा लिया, अब उससे क्या हुआ? रेट घट गए बिल्कुल। अभी भी आयात बंद नहीं है नेपाल से टमाटर का, किसान यहाँ का कमाने को होता है, यहाँ पर रेट मिलते हैं उसके, और यहाँ पर फिर आयात चालू हो जाता है, रेट फिर घट जाते हैं, उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। निर्यात नीति ऐसी नहीं है कि लोकल किसान जो है अपने माल को विदेश पहुंचा सके, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। निर्यात करेगा भी तो कौन? जो व्यापारी हैं वो, किसान नहीं कर पाएगा। स्थिति है खाद्य सुरक्षा नीति। अब आप कहेंगे कि शायद कुछ किसान भाई ऐसे होंगे हमारे जिन्हें उसका लाभ मिल रहा होगा, यानी कि सोसाइटियों से आपको जो गल्ला मिलता है, गेहूँ चावल मिलता है सस्ते रेट पर, आपका बुरा लगेगा शायद, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि आप सबके हित की अगर बात जाने तो बात यही है कि किसान का माल ही सोसाइटियों से मिलता है हमें, 1 रुपये किलो गेहूँ या 2 रुपये किलो गेहूँ या जो भी आपके रेट मिलते हो सस्ते पे। अब सरकार ये समझती है कि जो भी वह एमएसपी पर खरीदती है किसानों से, मान लीजिए धान एमएसपी से किसानों की सरकार ने खरीदी, और उसको जब ये पता है कि मेरे को चावल जो है 2 रुपये किलो बेचना है गरीबों को, हम गरीबों का गलत उसके लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन एक मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि 2 रुपये किलो उसको पता है, आपको भी अगर पता होता है कि ये हम चावल खरीदेंगे और 2 रुपये किलो बेचेंगे, तो हम इसके रेट क्यों ज़्यादा देंगे? आपको यदि गरीबों का हित करना ही है तो उन्हें आप नकद पैसे दे दें, बाकी चीज़ों को आप देते हैं तो आप नकद पैसे दे दें। जब आप 20 रुपये किलो खरीदेंगे कोई चीज़ और 2 रुपये किलो जब बेचेंगे, तो उसका जो 20 का डिफरेंस है वो क्या होगा? वो किसके मत्थे आएगा? ट्रांसपोर्ट का चार्ज उसमें रहता है, गोडाउन के चार्ज रहते हैं उसमें, तो ये सारे खर्चे मिलाकर वो जो गल्ला है हमारा, जो सरकार मान लीजिए 2100 रुपये अभी धान खरीदेगी या गेहूं खरीदेगी 2100-2200 रुपये में, वो 2 रुपये किलो 1 रुपये किलो जब गरीबों को बेचेगी सोसाइटियों के माध्यम से, तो वो महंगा अनाज खरीदने के इच्छुक नहीं होगी। तो ये खाद्य सुरक्षा नीति भी जो है काफ़ी हद तक जिम्मेदार है किसानों के अनाज के लिए, ठीक है? किसानों का अनाज जो सस्ते में बिक रहा है आज के समय पर, ये उसके लिए जिम्मेदार है। छठवीं नीति है कृषि फसल बीमा योजना। कहने को तो इसका उद्देश्य ये है कि किसानों की जब भी कोई क्षति होती है, तापमान के कारण हो, चाहे वो कम वर्षा के कारण हो, चाहे फिर वो ज़्यादा वर्षा के कारण हो, आगजनी के कारण हो, किसी भी कारण से यदि किसान की फसल जो है बर्बाद होती है, तो फिर उसके लिए सरकार जो है उसे बीमा राशि देती है। लेकिन उसका नियम कुछ ऐसा है ही नहीं। क्षेत्र के हिसाब से बीमा का जो है क्लेम जो है दिया जाता है। आपके सिर्फ अकेले का खेत में अगर नुकसान होगा तो वहाँ पर आपको नुकसानी नहीं दी जाएगी। यदि पूरे गांव का, पूरे तहसील का, पूरे हलके का यदि नुकसान हुआ है तो ही आपको क्लेम मिलेगा, अन्यथा आपको नहीं मिलेगा। दूसरा, वो कब मिलेगा ये भी कोई गारंटी नहीं है, और कितना मिलेगा उसकी भी गारंटी नहीं है। आप बीमा की जो प्रीमियम है वो हमसे लेते चले जा रहे हैं, बैंक से सीधा कट जाता है, लेकिन हमें क्या मिलने वाला है वो हमको नहीं पता होता। जीवन बीमा का अगर हम देखें तो जीवन बीमा ऐसा ये होता है कि आपका एक फिक्स समय शॉर्ट होता है, यानी बीमा धन होता है,
और उस बीमे धन पर निश्चित होता है कि यदि आपकी मृत्यु हो जाती है, यदि आप अपंग हो जाते हैं 100%, तो आपको जो है बीमा राशि इतनी दी जाएगी। मान लीजिए 1 लाख का बीमा आपने किया है, तो अगर आपकी मृत्यु होती है तो आपके परिवार को 1 के 2 या फिर 1 तो कम से कम आपको दिया जाता है आपके परिवार को। ये निश्चित होता है, तब पर्सनल आपका बीमा है तो आपको ही क्लेम दिया जाएगा। लेकिन फसल बीमा योजना में ऐसा नहीं है। आपके नुकसान होने से किसी को कोई मतलब नहीं है। आपके एरिया के काफ़ी किसानों का नुकसान होना चाहिए, तब जाके आपको कहीं क्लेम मिलता है। किसानों को जो कर्जा दिया जाता है वो बेईमानों को सपोर्ट किया जाता है। अब आप कहेंगे कैसे? जो ईमानदार किसान है वो कर्जे का पैसा पटाता है ब्याज सहित, और जो किसान डिफ़ाल्टर होता है, जिसने पैसे लिया, जो होशियार होता है, डिफ़ाल्टर भी नहीं कहें, उसको होशियार कह सकते हैं, और वो पैसे नहीं देता तो उसके ब्याज को माफ़ किया जाता है, कहीं उसके पूरे कर्जे को ही माफ़ किया जाता है। लेकिन जो किसान ईमानदारी से कर्जे को पटा रहा है उसको 1 रुपये का भी फ़ायदा नहीं होता, उल्टा नुकसान होता है। तो सरकार की नीति ये होनी चाहिए कम से कम कि अगर ब्याज माफ़ी वो कर रही है तो जो किसान ने पैसा नहीं पटाया है उसकी भी ब्याज माफ़ी हो, और जो किसान भाई ईमानदारी से पटा रहा है उसके भी ब्याज माफ़ी होनी चाहिए, या कर्जा भी माफ़ होना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। अब क्या करें? किसान जो है क्या करता है, इसी चक्कर में कर्जे को नहीं पटाता है और फिर उसका कर्जा बढ़ जाता है। सरकार की कुछ ऐसी स्थिति बनी कि वो माफ़ी करे तो ठीक है, और नहीं तो रास्ता देखते देखते उसका जो कर्जा है वो ज़्यादा हो जाता है और फिर वो पटाने में असमर्थ हो जाता है। दोनों स्थिति बहुत ही खतरनाक है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी और टका शेर खाजा, यानी भाजी और ख्वाजा के दोनों के एक ही रेट हैं। समझ गए आप? जो अच्छा करेगा वो भी नुकसान में रहेगा, और जो अच्छा नहीं करेगा वो भी नुकसान में रहेगा। ये सरकारी नीतियाँ बहुत हद तक जिम्मेदार हैं किसानों की बर्बादी के लिए। सबसे बड़ी दुश्मन है ये। इसके बाद तीसरा नंबर लगता है उपभोक्ता का। किसानों के हित में बात ही नहीं करना चाहते, उनको सब सस्ता चाहिए। बिल्कुल कोई भी नहीं चाहता कि किसानों का जो माल है वो तेज़ रेट पर बिके। गेहूँ उनको आज भी 20 रुपये किलो ही चाहिए। बड़े बड़े मॉल पर जाएंगे, वहाँ पर आशीर्वाद आटा, ज़माने का आटा लेके आ जाएंगे 30 रुपये किलो, 40 रुपये किलो में मल्टीग्रेन आटा, ये आटा वो आटा, सारे आटे। वहाँ पर कोई मोल भाव नहीं करेगा। उनको बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा कि हमने इनको कुछ ज़्यादा पैसे दिए हैं। लेकिन अगर वही गेहूँ किसान बेचेगा उनको जाकर, तो बोलेंगे ये साफ़ नहीं है, तो ये नहीं है, तो वो नहीं है, इसके रेट तेज़ हैं, सरकार तो 2100 रुपये में खरीद रही है, आप हमको 2200 रुपये में क्यों दे रहे हैं, या 2100 में क्यों दे रहे हैं, आपको तो भाड़ा लगेगा। मॉल में जाके दे देंगे पैसे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि आपको फल चाहिए, आपको फूल चाहिए, सब कुछ चाहिए, मगर आप जड़ों में पानी देना नहीं चाहते। आपने एक पौधा लगाया हुआ है, यदि उसकी जड़ों पर अगर पानी नहीं देंगे, उसको खाद नहीं देंगे, तो वो आपको क्या देगा? कुछ नहीं। जब तक आप किसान को कुछ सपोर्ट नहीं करेंगे, उसको 2 पैसे नहीं देंगे, तो वो खेती कैसे करेगा? नहीं करेगा। वो एक दिन ज़मीन बेचेगा, ज़मीन उसके बड़े लोग लेंगे, जो व्यापारी लोग हैं जिनके पास पैसा ज़्यादा है वो ज़मीन लेंगे, फिर वो लंबे स्तर पर खेती करेंगे, कंपनियां खरीदेंगी बड़ी बड़ी, और फिर वो लंबे स्तर पर आलू के खेत लगाएंगी और चिप्स बना के आपको 10 ग्राम चिप्स दे देंगी 5 रुपये में, तो वो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन किसान को यहाँ 2 पैसे आप दे रहे हैं, वो आपको बुरा लग रहा है। दोस्तों आपको समझना होगा, अनाज दे रहा है, जो हमें सब्जियां दे रहा है, उसका भी घर चलना चाहिए। आपको बुरा नहीं लगना चाहिए यदि किसी सब्जी के रेट बढ़ जाते हैं, तो वो भी समय विशेष पर। जैसे बरसात के कुछ महीने होते हैं, आपका सितंबर का महीना हो गया, अक्टूबर का महीना होगा, शुरुआती आपका अगस्त हो गई, जुलाई हो गई, इस महीनों पर सब्जियों की शॉर्टेज होती है मौसम के कारण। तो अगर आप 1-2 महीने अगर रेट थोड़ा तेज़ ले भी लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा उसमें? लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। तो दोस्तों किसानों की स्थिति को हमने दिखाने की कोशिश की है। यदि आप इस बात से सहमत हैं कि हमने जो बातें कही हैं, यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है एग्रो जीवन के नाम से, जिसकी लिंक हम आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देंगे, जहाँ पर किसानों को अपनी फसल की फ़ोटो सेंड करते हैं किसान। वहाँ पर अन्य किसान जो सहयोगी किसान हैं वो वहाँ पर कमेंट के माध्यम से सलाह भी देते हैं नए किसानों को, और एक दूसरे से सूचना जो है आदान प्रदान वहाँ पर होती हैं, और उससे काफ़ी मदद किसानों को मिलती है। आगे भी हम इसी तरीके से आपको आगाह करते रहेंगे, सचेत करते रहेंगे, लेकिन उसके लिए हमें आपका सपोर्ट चाहिए रहेगा, जिसके लिए आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा। और आपके मन में जो भी सुझाव हो, जो भी सलाह हो, आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर लिखें।
उन कमेंटों को जब दूसरे किसान पढ़ते हैं तो उन्हें जो है कुछ सुझाव मिलते हैं, कुछ सलाह मिलती है। और अगर शायद किसी ऐसे राजनीतिक के पास अगर ये वीडियो चला जाता है और शायद उसके मन में कुछ भावनाएं जागृत होती हैं तो शायद कुछ किसानों का भला हो सके। इसके लिए हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।